A big welcome to all our listeners. Today's topic is Unit 10 Role of International Agencies in Policy Making, paper of MPA 015 Public Policy and Analysis. तो चलिए आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फ्रैंकली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल क्रूशल टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम इन इंटरनेशनल एजेंसीज के डीप रोल को आराम से स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। आज के इस सेशन का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू द यूएन और उसके 4 मेन पर्पसेस से। उसके बाद हम यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स और स्पेसिफिकली द जनरल असेंबली को समझेंगे। आखिर में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और ऑन ग्राउंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के रोल को डीपली कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन टू द यूनाइटेड नेशंस। किसी भी बड़ी पॉलिसी मेकिंग एजेंसी को समझने से पहले ना उसकी फाउंडेशन को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। Okay, let's dive into this. जब यूनाइटेड नेशंस अक्टूबर 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था, तब लिटरली सिर्फ 51 फाउंडिंग कंट्रीज थे। इन 51 देशों ने मिलकर इंटरनेशनल पीस और कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रॉमिस किया। लेकिन 2006 आते आते यू नो व्हाट हैपेंड? ये नंबर मैसिव हो गया। दुनिया के 193 देशों में से 191 इसके मेंबर्स बन चुके थे। एक और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट याद रखना, एज अ मेंबर स्टेट हमारा देश इंडिया इस यूएन चार्टर के फंडामेंटल ऑब्लिगेशन से पूरी तरह बाउंड है, जिसका डायरेक्ट असर हमारी पब्लिक पॉलिसी पर पड़ता है। सेक्शन 2 द 4 मेन पर्पसेस। आखिर यूएन बनाया क्यों गया था? उसके पीछे का मेन आइडिया क्या है? इन कोर पिलर्स पर थोड़ा क्लोज अटेंशन पे करें क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट यही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं। ये 4 मेन पर्पसेस हैं। पहला, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी पूरी दुनिया में शांति बनाए रखना। दूसरा, डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, मतलब देशों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट और दोस्ती बढ़ाना। तीसरा, कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड ह्यूमन राइट्स, आपस में मिलकर ग्लोबल समस्याओं का हल निकालना। और चौथा, बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग एक्शंस ऑफ नेशंस, ताकि सभी देशों के एक्शंस को एक यूनिफाइड कॉमन डायरेक्शन दी जा सके। सेक्शन 3 6 प्रिंसिपल यूएन ऑर्गन्स। अब हमने यूएन का वाई तो समझ लिया, तो अब उसके हाउ को एक्सप्लोर करते हैं। यूएन जैसा मैसिव ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ना एक सिंगल बॉडी की तरह ऑपरेट नहीं कर सकता। द होल शबैंग इज प्रॉपर्ली डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक ऑर्गन्स। एक पूरी दुनिया को मैनेज करने के लिए ना आपको एक हाईली स्पेशलाइज्ड मशीनरी की जरूरत होती है, जिससे इसका मैसिव ग्लोबल मैंडेट स्मूथली चल सके। आइए इन 6 यानी 6 ऑर्गन्स को मेथोडिकली देखते हैं। ये हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ ध्यान देने वाली एक बहुत इंटरेस्टिंग और एग्जाम वर्दी डिटेल है। इनमें से पहले 5 ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर्स डायरेक्टली न्यूयॉर्क में एस्टैब्लिश्ड हैं, लेकिन जो छठा ऑर्गन है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो यूनिकली द हेग नेदरलैंड्स में लोकेटेड है। इसे ज़रूर अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए। सेक्शन 4 द जनरल असेंबली। अब हम इस मशीनरी के सबसे इंक्लूसिव और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन पर जूम इन करेंगे। जनरल असेंबली को अक्सर एक पार्लियामेंट ऑफ नेशंस कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हर मेंबर स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हर मेंबर स्टेट का स्ट्रिक्टली एक ही वोट होता है। चाहे एक देश इकोनॉमिकली कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, ये डेमोक्रेटिक ग्लोबल फोरम लिटरली सबको एक इक्वल आवाज देता है। वोटिंग का प्रोसेस समझना एमपीए स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर इशू बहुत हाई ग्रेविटी का है, जैसे कि इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, नए मेंबर्स का एडमिशन या यूएन का बजट, तब वहां 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर होती है। लेकिन बाकी सभी आम यानी अदर मैटर्स को सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी से डिसाइड किया जा सकता है। हालांकि एक मॉडर्न ट्रेंड ये है कि आजकल फॉर्मल वोट से ज्यादा आम सहमति या कंसेंसस पर रिलाई किया जा रहा है, ताकि ग्लोबल हार्मनी बनी रहे। सेक्शन 5 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो लेवल टॉपिक है। तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिनको हम कॉमनली एमडीजीज भी कहते हैं, ये कोई जनरल फिलॉसफी नहीं थे। ये प्रॉपर स्ट्रिक्टली मेजरेबल टारगेट्स थे, जिनकी एक हार्ड एंड फास्ट डेडलाइन थी 2015। ये अप्रोच हमें क्लियरली दिखाती है कि एक्चुअल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कंप्लीटली मैट्रिक्स और डेडलाइंस पर बेस करती है।
सो द क्रूशियल पॉइंट इज ये MDG सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया तक लिमिटेड नहीं है। इन्होंने डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट को टच किया। एलिमिनेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन अचीव करना, जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना, मिटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना और डेडली डिजीजेस जैसे HIV, एड्स या मलेरिया को कॉम्बैट करना। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी इसका एक कोर पार्ट था। ये सारी चीज़ें ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस के एब्सोल्यूट की इंडिकेटर्स थे। सेक्शन 6, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज एंड फंड्स। अब बड़ा सवाल ये आता है कि इन मैसिव गोल्स को ग्राउंड पर एक्चुअली लागू कौन करता है? ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी सिर्फ पेपर पर बैठकर गाइडलाइंस नहीं बनाती, ये प्रॉपर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। मतलब प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड हेल्प। ये लोकल पॉलिसीज बनाती हैं, मैसिव फंड्स मोबिलाइज करती हैं और डायरेक्टली एड देती हैं। फॉर एग्जांपल द वर्ल्ड बैंक। यही ग्लोबल फंडिंग आकर हमारी और आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग को डीपली शेप करती है। इट्स अ रियल गेम चेंजर। यहाँ पर कुछ बहुत ही क्रिटिकल एक्रोनिम्स हैं जो आपको परफेक्टली मेमोराइज करने हैं। पहला UNHCR, जो है हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। दूसरा UNDP, यानी UN डेवलपमेंट प्रोग्राम। और तीसरा यूनिसेफ, जिसका मेन फोकस बच्चे हैं, यानी चिल्ड्रंस फंड। इन एजेंसीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि इन सब की अपनी गवर्निंग बॉडी, अपना अलग बजट और अपने सेक्रेटेरिएट्स होते हैं। ये अपना ग्राउंड वर्क करके स्ट्रिक्टली जनरल असेंबली या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को रिपोर्ट बैक करती हैं। तो आज हमने UN के 1945 चार्टर से लेकर ऑन द ग्राउंड फंडिंग तक का पूरा डिटेल सफर तय किया है। नाउ यू माइट बी वंडरिंग, फ्रॉम अ 1945 charter to on the ground funding, how effectively do these international agencies shape our local policy making today? एक ग्लोबल लेवल का फैसला आपकी एवरीडे पब्लिक पॉलिसी पर कैसे असर डालता है? जरा इस पर सोचिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट यूनिट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। If you like to attend the quiz, see the description quizzes. Please do like, subscribe and share.